फिर कलाया बोली, मेरे बाप, तुमने मुझे बड़े नाजो नौम से परवरिश किया है। मैं जानती हूँ मेरे लिए तुम्हारे दिल में बहुत सारी ख्वाहिशात होंगी, लेकिन बाज़ औक़ात हमें उन्हीं ख्वाहिशात के इवज़ कुछ नहीं मिलता। तू जहाँ दीदा और तजुर्बाकार इंसान है। मैं जानती हूँ कि तेरे दिल में अफ्रीका का दर्द बढ़ रहा है, लेकिन इसी तरह जैसे किसी आतिश फिशा में लावा खौलता है। मैं इस दर्द की कदर करती हूँ, लेकिन मेरे बाप काश तेरा इल्म तुझे बताता कि मेरी ज़िंदगी में मोहब्बत का एक ऐसा मुकाम है जो नाकाबिले तस्खीर है। अजीम डीका, मैं तेरी नाफरमान सिर्फ इसलिए बनी कि मैं तेरी मोहब्बत को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी, लेकिन हर चीज़ की एक मेराज होती है। मैंने अपनी मोहब्बत की मेराज हासिल कर ली। काश मैं तेरे बताए हुए रस्तों पर चलकर अफ्रीका के लिए कुर्बानी देती, लेकिन ये कुर्बानी मैंने अपनी मोहब्बत के लिए दी। वह मुस्कुराई और फिर उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ सफ़ेद हाथी दांत का एक मुजस्मा मेरी जानिब बढ़ा दिया। ये अंगोला का अहद है। ये एक ऐसी मुकद्दस तश्कील है जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कासिम वजदान। मैंने मुजस्मे की जानिब देखा और सवालिया निगाहों से कलाया की तरफ। मैं इसका क्या करूं कलाया? इसे अपने दोनों हाथों में थाम लो, कलाया ने जवाब दिया, और मेरे हाथ बेख्तियार आगे बढ़ गए। चौड़े सफ़ेद मुजस्मे को मैंने अपने दोनों हाथों में ले लिया और उसकी जानिब देखा। कलाया के होंठों पर बदस्तूर मुस्कुराहट फैली हुई थी। अंगोला का अहद है कि इसके मुजस्मे को हाथ में लेकर एक बार जो शय तलब की जाएगी, अंगोला उसे देने का जिम्मेदार है। ये मुजस्मा मैंने तुम्हारे लिए हासिल किया है और अब ये तुम्हारी मलकियत है। मगर मैं इसका क्या करूं कलाया? बेहद मासूम हो कासिम। क्यों? तुम इसके साथ अपने वतन जा सकती हो। हाँ, मैंने इसीलिए अहद लिया है कि तुम अंगोला की हिफाजत में बिल आखिर अपनी सरजमीन पर पहुंच जाओगे, और मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कासिम कि इससे तुम्हें अफ्रीका की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन कलाया, मेरी पूरी बात सुनो कासिम। इसे लेकर तुम इसे अपनी ख्वाहिश का इजहार कर देना, तुम बआसानी यहाँ से निकल जाओगे। और तुम? मैंने पूछा। मैं? कलाया ने गर्दन झुका ली। क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगी कलाया? कहाँ कासिम? मेरी दुनिया में। कलाया, अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैंने फैसला कर लिया है कि अब अफ्रीका तुम्हारे साथ छोड़ दूंगा। मेरी रूह हमेशा तुम्हारी मुहाफिज और निगरां रहेगी, कलाया ने दर्द भरे अंदाज में कहा, और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। क्या मतलब कलाया? मैंने जो कुछ किया दुरुस्त किया है, लेकिन सुनो, गौर से सुन लो, और तुम भी सुन लो मेरे बाप। जिस तरह तुम्हारे दिल में अफ्रीका की तड़प है, उसी तरह मेरे दिल में अपने कासिम के लिए मोहब्बत। लेकिन मोहब्बत के लिए कुर्बानी दी जाती है, सिर्फ कुर्बानी। तू क्या कहना चाहती है कलाया? डीका ने पूछा। बता रही हूँ मेरे बाप, मेरा इल्म तेरे इल्म से बहुत आगे बढ़ गया है, और यकीन कर इस वक्त मैं अफ्रीका में मौशंबा के बाद सबसे बड़ी हूँ। लेकिन क्या? डीका अब कदरे बेचैन हो गया। लेकिन मुझ में और मौशंबा में फ़र्क है। मौशंबा देवताओं की मंजूर नज़र है, और मैंने ये सब कुछ अपनी मोहब्बत के इवज़ कर्ज लिया है। और ये कर्ज क्या है? डीका ने पूछा। मेरी ज़िंदगी, कलाया ने कहा, और डीका पर जैसे बिजली गिर पड़ी। वो फटी फटी आंखों से कलाया को देखने लगा। क्या बक रही है कलाया? वो घुर्राया। हाँ डीका, मैंने देवताओं से कुव्वतें मांगी। मैंने उनसे वो कुव्वतें मांगी जो सिर्फ मौशंबा को हासिल हैं, तो देवता नाराज़ हो गए। लेकिन जब मैंने इसकी वजह बताई और उनके हजूर मेरा मुकदमा पेश हुआ, तो उन्होंने मेरा मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया। आर्थू ने पूछा, क्या तू अफ्रीका की निजात दहिंदा बनना चाहती है? नहीं, मैंने जवाब दिया। क्या तू सरजमीन अफ्रीका की हाकिम बनना चाहती है? नहीं। तो फिर इन कुव्वतों का हसूल क्या मकसद रखता है? सथान ने पूछा। एक मोहब्बत का हसूल सारी ज़िंदगी से कीमती होता है। मैं अपनी मोहब्बत को जिंदा रखना चाहती हूँ, मैंने जवाब दिया, और देवता मेरे मौक़िफ़ के कायल हो गई। लेकिन मैं जानती थी कि कुछ हासिल करने के लिए कुछ देना ज़रूरी होता है, और मेरे पास सिर्फ ज़िंदगी थी। मैंने इसके इवज़ वो ताकतें खरीद लीं जो मेरे कासिम को जिंदा रख सकें। कलाया, डीका दहशत ज़दा अंदाज में चीखा। मेरे लिए मत चीखो बाबा, मुझे दुख होगा। कलाया, मैं तेरी ज़िंदगी चाहता हूँ। तुम सिर्फ अफ्रीका के गुलाम हो, मेरे बाप नहीं। और वो मेरी तरफ मुतवज्जा हो गई। तुम अंगोला के अहद के मुताबिक अपनी दुनिया में चले जाना कासिम। अगर तुम इसकी हिफाजत में गए तो दूसरे तुम्हें परेशान नहीं कर सकेंगे, और फिर तुम अपनी पसंद की ज़िंदगी गुजारना। तुम्हारा क्या होगा कलाया? मैं अब तुमसे रुखसत हो रही हूँ। मैंने ये सारा इल्म, सारी कुव्वतें तुम्हारे लिए तलब की हैं, और इनके एवज़ अपनी जान की कुर्बानी पेश की है। सो मैंने जो चाहा था वो पा लिया। बस यही मेरी ज़िंदगी का मकसद था, और इसके बाद मरने पर मुझे बहुत खुशी है। कलाया, ये तुमने क्या किया? मैं जब तुम्हारी मोहब्बत का शिकार हुआ तो तुम मुझसे बिछड़ रही हो। दुनिया के खेल ऐसे ही अनोखे होते हैं कासिम, लेकिन कोई हर्ज नहीं है। सारी ज़िंदगी में मोहब्बत का एक लम्हा भी मिल जाए तो हासिल ज़िंदगी होता है। शोरो गुल की आवाज़ें फिर बुलंद हो गईं।
कुर्बजवार में खड़े लोग खामोश थे, लेकिन वो आवाजें बुलंद से बुलंदतर हो गईं। हाँ, मैं तैयार हूं। मैंने कब इनकार किया? मैं तैयार हूं, मैं देर नहीं कर रही, अपना काम अंजाम दो। कलाय ने दोनों हाथ आसमान की जानिब उठा दिए। उसी वक्त तेज हवाएं चलने लगी और फिर एक लम्हे के लिए अंधेरा जमीन पर उतर आया, गहरा तारीक अंधेरा जिसमें कुछ नजर न आए। जितने लोग यहां मौजूद थे सब के सब अंधे हो गए। और फिर जब सूरज चमका तो आंखें खीरा हो गईं। कलाया के हाथ अब भी आसमान की तरफ उठे हुए थे, लेकिन उसका वजूद पत्थरा गया। अब पत्थर का एक मुजस्मा उस जगह खड़ा था जहां चंद साथ कबल हंसती बोलती कलाया मौजूद थी। डीका के अलग से एक दिलदोज चीख निकली और वो धाड़े मार मार कर रोने लगा। मैं साकित व जामद कलाया को देख रहा था। एक मलकूती मुस्कुराहट उसके होंठों पर फैली हुई थी। इतना सुकून था उसके चेहरे पर के बयान से बाहर। और फिर दूसरी हैरत, अब वहां किसी दूसरे इंसान का वजूद नहीं था, सिर्फ मैं था या डीका। डीका बुरी तरह रो रहा था। तब मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर कलाया के पास पहुंच गया। कलाया, मैं तुझे कभी ना भूल सकूंगा। कासिम वजदान, तूने मुझसे मेरी बेटी छीन ली, मगर मैं तुझे तेरी मर्जी से नहीं जीने दूंगा। अचानक डीका ने मुझ पर झपट्टा मारा और मुजस्मा मेरे हाथ से छीन लिया। मैं हक्का बक्का रह गया। डीका, मैं पुरसुकून लहजे में बोला, मुझे मुखातिब ना कर। मैं तुझसे शदीद नफरत करता हूं। तू मेरी बेटी का कातिल है। मुजस्मा मुझे दे दो डीका, ताकि तू अपनी दुनिया में चला जाए। हाँ डीका, मैं अफ्रीका से जाना चाहता हूं। तेरी ये ख्वाहिश अब कभी पूरी नहीं होगी। अगर वो कलाया का अतिया ना होता डीका, तो मैं उसे तुमसे वापस ना मांगता, मैंने सर्द लहजे में कहा। बकवास मत करो कासिम वजदान, मैं तेरे खून का प्यासा हूं। काश मैं तुझे कत्ल कर सकता। डीका के दोनों हाथों की मुट्ठियां भींच गईं। बकवास तू कर रहा है डीका। तू मुझसे उस बेटी का इंतकाम लेना चाहता है जो आखिरी वक्त तक तुझसे तेरे सीने से लगने की भीख मांगती रही, और अब इस वक्त तेरे दिल में बेटी की मोहब्बत जागी है जब वो तेरे पास नहीं। हाँ, वो मेरी बेटी थी। बहरहाल डीका, मैं अब वापस जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। तुम ये मुजस्मा मुझे दे दो। मैं सिर्फ इस नजरिए से तुम्हारा एहतराम करूंगा कि तुम कलाया के बाप हो और कलाया एक मुकद्दस औरत थी। मैं तुझे गिरफ्तार करके ले जाऊंगा कासिम वजदान। तुझे अफ्रीका के लिए वो मिशन पूरा करना होगा जिसका हमने तयन किया था। ऐसा कभी नहीं होगा डीका, ऐसा ही होगा। अंगोला का अहद अब तेरे काम नहीं आ सकेगा। ये मुजस्मा अब मेरी तहवील में रहेगा। मैं इसे ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां तू इसे कभी हासिल ना कर सके, और मैं तुझे गिरफ्तार करके यहां से ले जाऊंगा। देखूंगा मुझे कौन रोक सकता है। अगर ये बात है डीका, तो फिर आप फैसला कर लें, मैंने खूंखार लहजे में कहा, और डीका मुझे घूरने लगा। कैसा फैसला? उसने पूछा। यही कि मुजस्मा तेरी मलकियत रहेगा या मेरी। और मेरी कैफियत गजबनाक हो गई। मैंने उस पर छलांग लगा दी। मुजस्मा उसके हाथ से निकलकर दूर जा पड़ा और डीका किसी जोंक की तरह मुझसे लिपट गया। मेरे बदन में भी उस वक्त वैश्याना कुव्वतें ऊद कर आई थीं। मैंने डीका की गर्दन दोनों हाथों में फंसा ली और मुझे उसके चेहरे पर तशन्नुज के आसार नजर आए। लेकिन मैं ये बात भूल गया था कि डीका शैतानी कुव्वतों का मालिक है। ये शख्स जिसने अफ्रीका के अलूम में खासी दस्तरस हासिल की हुई है और जो अब मोशंबा का गुलाम है। डीका की गर्दन इतनी पतली हो गई कि मेरे हाथों में सिर्फ एक रस्सी सी रह गई। वो मेरे हाथों से निकलकर थोड़े फासले पर जा खड़ा हुआ। मैं चाहूं तो तुझे इत्मीनान से कत्ल कर सकता हूं, लेकिन मैं तुझे कत्ल नहीं करूंगा। क्यों डीका? मैंने तंजिया अंदाज में पूछा। इसलिए कि तू मुशंबा की अमानत है। लेकिन डीका, तू मुझे जिंदा उसके पास नहीं ले जा सकता। जिंदा ही ले जाऊंगा मेरे दोस्त, डीका ने हंसते हुए कहा, और उसने दोनों हाथ फिजा में बुलंद कर दिए। रस्सियों का एक मोटा सा जाल मेरे ऊपर आ पड़ा और मैं इस जाल में फंस गया। डीका कहके लगा रहा था। मैंने रस्सियों के खेमे से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। तब डीका ने एक पत्थर उठाया और मेरे सर की पुश्त से दे मारा। मेरे हवास मुअत्तल हो गए और दर हकीकत मैं डीका से शिकस्त खा गया। ना जाने कितनी देर बेहोश रहा। फिर जब ठंडी ठंडी हवाओं ने मेरे बदन को छुआ और मुझे किसी कदर सर्दी का एहसास हुआ तो मेरी आंख खुल गई। मैंने आंखें खोलकर ऊपर देखा। अबर आलूद मौसम था। ठंडी ठंडी खून का हवाएं चल रही थीं और मेरा बदन हजकोले खा रहा था। मैंने ताज्जुब से कुर्बजवार के माहौल को देखा। पानी की शरर शरर मेरे कानों में गूंजी और मुझे एहसास हुआ कि मैं कहाँ हूँ। मैं एक बड़ी सी कश्ती में था। कश्ती का बादबान फिजा में बुलंद था, जिसकी वजह से मुझे उसके बारे में अंदाजा लगाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। कश्ती के दूसरे कोने पर जो मनहूस शख्सियत बैठी हुई थी वो डीका की थी। दिल चाहा कि उसे कुचल कर फेंक दूं, और इस एहसास ने मुझे चौंका दिया। मेरे दोनों हाथ पीठ पर कसकर बांध दिए गए थे। मेरे पैरों की भी यही कैफियत थी। गोया डीका ने मुझे गिरफ्तार कर लिया था और अब समुद्री सफर कर रहा था। मैंने दांत पीसे, लेकिन बेकार था। कलाया मौत का शिकार हो गई।
उसने अपने आप को मेरे लिए कुर्बान कर दिया, लेकिन मैं फिर उन्हीं मनहूस लोगों के कब्जे में था। देर तक पड़ा मैं अपने बारे में सोचता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मोशम्बा के बारे में मुझे जो कुछ बताया गया था वो एक दिलचस्प हकीकत थी, लेकिन अब तो मेरा जहन ही बदल गया था। मेरे दिल में कलाया का बसेरा था, और अजीब बात थी कि जब कलाया मुझ पर फिदा थी तो मैं उससे चिढ़ खाता था, और अब जबकि वो नहीं थी तो मैं उसकी मोहब्बत में उसके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता था। तब मैंने डीका को आवाज दी और वह चौंक कर मुझे देखने लगा। क्या बात है? उसने नफरत से पूछा। मेरे नजदीक आओ। मैंने कहा, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं, तुम्हारी आवाज सुन रहा हूं। बोलो क्या चाहते हो? मेरे हाथ खोल दो। नहीं। क्यों? इसलिए कि तुम एक नाकाबिले एतबार इंसान हो। मैं कश्ती पर तन्हा हूं और हर वक्त तुमसे मुकाबले के लिए तैयार नहीं हूं, इसलिए मैं तुम्हारे हाथ नहीं खोलूंगा, डीका ने जवाब दिया। और मैंने तल्ख निगाहों से उसे देखा। मैंने अंदाजा लगाया कि वो मेरे बारे में बेरहमी के जज्बात रखता है और मेरे लिए उसके दिल में भी कोई गुंजाइश नहीं। अजीब इंसान था ये भी। काफी देर खामोशी रही। मैंने गुस्से की वजह से डीका को दोबारा मुखातिब करने की कोशिश नहीं की, लेकिन आखिर ये खामोशी कब तक जारी रहती। एक बार फिर मैंने उसे मुखातिब किया। जलील इंसान, तू जानता है कि इन सारे मामलात में मेरा कसूर नहीं, मैं बेकसूर हूं डीका। अगर तू हालात का तज्जिया करे तो तुझे मेरी पोजीशन का इल्म हो जाए। डीका ने नजरें उठाकर मुझे देखा। उसके रुखसारों पर आंसुओं की लकीरें बनी हुई थीं। शायद वो रो रहा था। फिर उसने दोनों हाथों से मुंह छुपा लिया और उसकी सिसकियां जारी हो गईं। समुंदर का सफर जारी रहा। रात हो गई, लेकिन डीका बेहद चालाक था। उसने रात को मेरे बदन से लिपटी हुई रस्सियां कश्ती के कुंदे से बांध दी ताकि मैं उस तक ना पहुंच सकूं। उसे अपनी जिंदगी का खतरा था। मैंने इस बात पर एतराज नहीं किया और रात को ना जाने कब तक जागकर आसमान तकता रहा। मेरी आंखों में हसरत थी। रह रहकर मुझे डीका पर गुस्सा आ रहा था। बेचारी कलाया ने अपनी जान की कुर्बानी देकर मेरे लिए आज़ादी फराहम की, लेकिन डीका ने मुझे इससे फायदा नहीं उठाने दिया। फिर ना जाने किस वक्त नींद आ गई और मैं गहरी नींद सो गया। सुबह को सूरज की किरणों ने मुझे जगाया। रात की सर्द हवाओं से बदन ईंट रहा था और समुंदर की नमी ने जोड़ जोड़ दुखा कर रख दिया। मैंने गर्दन घुमाकर डीका को देखा और चौंक पड़ा। वो कश्ती में मौजूद नहीं था। मैं हैरत से उछल पड़ा। डीका मुझे छोड़कर कहाँ चला गया? मेरे हाथ पांव बंधे हुए थे, अपनी जगह से जुम्बिश भी नहीं कर सकता था और कश्ती लहरों के दोष पर थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरे ये वसवसे दूर हो गए। डीका अचानक समुंदर से बरामद हुआ और कश्ती में आ गया। उसके हाथों में मछलियां लटक रही थीं। मुझे देखकर वो मुस्कुराया। जाग गए? हाँ, तुम कहाँ चले गए थे? खुराक का बंदोबस्त करने। समुंदर में उतर गए थे? हाँ, मछलियां आसानी से हाथ नहीं आती। फिर उसने अजीब से अंदाज में मछलियों के गलफड़े चीरकर मछलियों की खाल उतार दी और उसके अंदर से आलाइश साफ करके एक मछली मेरी तरफ बढ़ा दी। पेट भर लो। शुक्रिया डीका, मैं कच्ची मछली नहीं खा सकता। इंसान बड़ी अजीब शय है। तुम इस वक्त तक इकदार के जाल में फंसे हुए होगे। जब तक पुरसुकून हो, जब बेसुकून होगे तो सब कुछ भूल जाओगे। अभी बेसुकून नहीं हूं डीका, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और डीका ने लापरवाही से शाने हिला दिए। फिर वो इत्मीनान से कच्ची मछली खाने लगा। दूसरी मछली उसने एक तरफ डाल दी। सूरज चढ़ता गया और समुंदर पर तमाज़त उतरती रही। कभी अबर का कोई टुकड़ा आ जाता तो सूरत हाल बदल जाती, लेकिन उस वक्त जब सूरज एन सर पर पहुंचा, अचानक हमें जमीन नजर आई और डीका खुशी से उछल पड़ा। हमें ज्यादा परेशानियों का शिकार न होना पड़ा। क्या मतलब? देखो, वो कोई जजीरा है। उसने खुशी के आलम में इशारा किया और मैं उसके इशारे की तरफ देखने लगा। भूरी जमीन और दरख्त नजर आ रहे थे। कौन सा जजीरा है ये? मैंने पूछा। मैं नहीं जानता। गोया तुम भी किसी सिम्मत का तायुन किए बगैर चल पड़े थे। आसमान की रहनुमाई काफी थी। तुम सब पागल होते हो, बिल्कुल पागल, मैंने झुंझलाए हुए अंदाज में कहा और डीका मुस्कुराने लगा। फिर वो बादबान का रुख बदलने लगा और थोड़ी देर के बाद कश्ती हवा के सहारे तेजी से जजीरे की सिमत बढ़ने लगी। मैं भी अब डीका की तरफ बढ़ने की बजाय उस जजीरे की सरजमीन को देख रहा था, जहां ना जाने कौन कौन से फितने सर उठाए हमारा इंतजार कर रहे थे। कश्ती जजीरे पर जा लगी। डीका ने फौरन उससे उतरने की कोशिश नहीं की। वो देर तक कश्ती में बैठा वीरान जजीरे का जायजा लेता रहा, जो सरसब्जो शादाब था। फिर उसने एक गहरी सांस ली और बोला, क्या ख्याल है? क्या तुम मेरे साथ ताउन करोगे? कैसा ताउन डीका? क्या मैं तुम्हें इसी तरह कश्ती में छोड़ जाऊं या तुम्हें खोल दूं? यह तुम्हारी मर्जी पर मुनहसिर है। अगर तुम मेरे साथ ताउन करोगे तो मैं तुम्हें खोल सकता हूं। मैं तुमसे ताउन करूंगा डीका, मैंने कहा। इस जलील शख्स के साथ मक्कारी से काम लेना ही मुनासिब था। वादा करते हो? हाँ, वैसे तुम्हें मुझसे क्या खतरा हो सकता है? कोई खतरा नहीं, मैं महफूज हूं। मैंने डीका को मुकम्मल एतमाद दिलाया कि इस जजीरे पर मैं उससे ताउन करूंगा, लेकिन मेरे जहन में यह ख्याल मौजूद था कि जहां भी मौका मिला
मैं डीका को इसकी इस हरकत का मजा चखाऊंगा। अगर आज वो कलाया के दिए हुए तमगे से मुझे फायदा उठाने देता तो शायद मैं अपनी दुनिया में पहुंच जाता, लेकिन इस कमबख्त ने मुझसे मेरी आज़ादी का हक छीन लिया। डीका ने मेरे हाथ और पांव खोल दिए। मैं कश्ती से नीचे उतर आया और वो मेरे साथ आगे बढ़ गया। जजीरे की भूरी रेत से गुजरकर हम सरसब्ज इलाके के जंगल में पहुंच गए। डीका एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। गुर्बजवार का जायजा लेने के बाद उसने पुरख्याल अंदाज में कहा, आओ अब मादाम फिजी हमारी मुंतजिर होगी। फिजी? मैंने चौंक कर पूछा। हाँ, वो भी इस मिशन में एक बड़ी सरगर्म कारकुन है, लेकिन वो यहाँ कहाँ? कासिम, ये सहराए आजम अफ्रीका के राज हैं जिन्हें समझना आसान नहीं, डीका ने कहा और हम लोग नीचे उतर आए। हम आगे बढ़ते रहे। गीली जमीन हमारे पैरों के नीचे थी और हमारे कदमों के निशानात बनते जा रहे थे। साहिल पर मैंने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। एक खूबसूरत जहाज जो साहिल पर खड़ा था और उसके बादबान खुले हुए थे। जहाज के अर्शे पर बहुत से लोग खड़े थे। थोड़ी देर के बाद हम जहाज पर पहुंच गए। तब मैंने मादाम फिजी को देखा। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और वो खासी दिलकश नजर आ रही थी। खुशामदीद कासिम वजदान, खुशामदीद, उसने मुस्कुराते हुए कहा। और मैं इन लोगों के लिए अपने दिल से कीना निकाल चुका था। चुनाचे मैंने खलूसे दिल से मुस्कुराकर गर्दन झुका दी और फिजी एक हल्की सी हंसी हंस पड़ी। मैंने गंभीर आवाज में कहा, अब मैं तुम्हारे साथ ताउन के लिए तैयार हूं। तुम इस ताउन पर नाखुश ना रहोगे कासिम वजदान। तुम देखोगे कि हम तुम्हें बुलंदी की कौन सी मंजिल की तरफ ले जाते हैं। तुम बेसकून हो, आओ आराम करो। और मैं उसके साथ आगे बढ़ गया। मेरी रिहाइश के लिए एक खूबसूरत जगह बना दी गई थी, जहां मैंने एक उम्दा और आरामदेह लिबास बदला और मैं सोने के लिए लेट गया। मैंने तमाम ख्यालात जहन से निकाल दिए। जब जागा तो तारीकी फैल गई थी। कमरे में दो स्याफाम लड़कियां बाअदब खड़ी हुई थीं। मुझे जागते देखकर वो मुतहर्रिक हुई और आगे बढ़कर मेरे करीब आ गईं। गुस्ल की तैयारियां मुकम्मल हैं, उनमें से एक ने कहा, चलो। मैंने कहा और तेजी के साथ जहाज के कैबिन से निकल आया। ये जहाज ही मुख्तलिफ साख्त का था। एक राहदारी से गुजरकर हम एक दूसरे कमरे में पहुंच गई। एक नया लिबास पहनकर मैं तैयार हो गया। मेरे बदन से अजीब सी खुशबू उठ रही थी। वो लोग मुझे लेकर अर्शा पर पहुंच गई, जहां एक खूबसूरत जगह मादाम फिजी बैठी हुई थी। उसके नज़दीक ही डीका और कुछ दूसरे लोग मौजूद थे। मेरे लिए एक उम्दा जगह मुंतखब की गई। फिजी ने मुस्कुराते हुए मुझे देखा और फिर बैठने की पेशकश की गई। मैं बैठ गया। क्या महसूस कर रहे हो कासिम? उसने पूछा। बेहद फरहत अंगेज माहौल है फिजी। जहाज का सफर इस बार 6 दिन का था। ये 6 दिन मैंने शहनशाहों की तरह गुजारे। 7वें दिन हम एक जमीन पर पहुंच गए। यह अफ्रीका की सरसब्ज सरजमीन थी। दरख्तों के सिलसिले तहद्दे निगाह फैले हुए थे। साहिल पर बहुत से लोग घोड़ों पर सवार मौजूद थे। उन्होंने घोड़ों से उतरकर हमारा इस्तकबाल किया और हमें सवारी के लिए घोड़े पेश किए। मुझे किसी शहनशाह की सी तकरीम दी गई। सियाफाम लोगों की हसीन बस्ती के एक बड़े झोंपड़े में मेरे लिए बंदोबस्त किया गया। यहाँ आसाइश की सारी चीजें मौजूद थीं। मैं इस तरह यहाँ फ्रोकश हो गया जैसे ये सब कुछ मेरा हक हो। शाम हुई तो फिजी 10 बजता मेरे पास पहुंच गई। डीका भी उसके साथ था। हमें अब ज्यादा सरगर्दा न होना पड़ेगा कासिम वजदान, फिजी ने कहा। मैं नहीं समझा मादाम फिजी। अंजना और एंजला तुम्हें यहीं मिलेंगी और ये वो आखिरी लड़कियां होंगी जिनके खून से गुस्ल के बाद तुम मुकम्मल हो जाओगे और बस इसके बाद तुम्हारे तकद्दस का दौर शुरू हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी, फिजी ने जवाब दिया। मुझे हंसी आ गई और फिजी भी मुस्कुराने लगी। क्यों, इसमें हंसी की क्या बात है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मेरी मुश्किलात तो खत्म हो गई हैं फिजी। कैसे? मैंने तो कासिम वजदान को खत्म कर दिया है। अब तो वो जिंदा रह गया है जो तुम्हारे इशारों पर रक्स करता है। वो कासिम वजदान ही तो है और रहेगा, लेकिन बेहतर है कि अब तुम उसे एक देवता समझो। हाँ, तुम एक देवता हो, जो तुम समझो। मगर अब मुझे क्या करना है? कल तुम घोड़े पर सवार होकर जाओगे और वहां क्याम करोगे। माईगोला कबीले की लड़कियां तुम्हें वहीं मिलेंगी। क्या मैं तन्हा वहां जाऊंगा? हाँ, यह आखिरी मरहला है, इसलिए कोई तुम्हारे साथ ना होगा। क्या हम इस एतमाद के साथ तुम्हें भेज रहे हैं कि तुम होने वाले इस दरमियानी वक्फे को तूल ना दोगे और होने वाले को ना रोकोगे, क्योंकि जो होना होता है वो होता है। मैं जानता हूँ। क्या मैं तुम्हारे ऊपर एतमाद कर लूँ? हाँ, मैं तुमसे वादा कर चुका हूँ और मुझे यकीन है कि तुम वादा पूरा करोगे और वो काम जल्द अज जल्द अंजाम देना चाहोगे जो तुम्हें अंजाम देना है। ठीक है, मेरी रहनुमाई करो, मैंने कहा। यकीनन, फिजी बोली। होना यूं है कि तुम घोड़े पर सवार होकर एक शहजादे की मानिंद सफर पर निकल जाओगे और सरहद तक पहुंचोगे और जब दरिया आता है और दरिया के किनारे हरे भरे बागात नजर आते हैं तो फिर अंजना भी वही नजर आएगी और बड़ी बांकी होगी वो,
सो तुम्हारा उससे टकराव होगा। और मत भूलना, पूरे चांद की रात को उसी दिन तुम्हें अपना काम कर लेना है और फिर उसकी लाश लेकर तुम आगे बढ़ोगे, यानी दरिया के उस पार, ताकि तुम्हें दूसरी शख्सियत एंजेला मिल जाए और तुम जान लो कि उसके बाद तुम्हें क्या करना है। ख्यालात खुद ब खुद तुम्हारे जहन में उतरेंगे, मादाम फीजी ने कहा। यूं लग रहा था जैसे ये सारी बातें मेरे जहन में पेवस्त होती जा रही हैं। ना जाने कैसा लहजा था मादाम फीजी का, और ना जाने कैसे थे अल्फाज जिन्हें मैं भूले ना भूल सकता था। चुनाचे दूसरे दिन जब सूरज निकला तो मेरे लिए तैयारियों का हुक्म दिया गया और तैयारियां शुरू हो गईं। एक इंतहाई हसीन घोड़ा सफर के लिए मेरे हवाले कर दिया गया। मेरे बदन पर चीते की खाल का लिबास था, जिसे एक पेटी के जरिए मेरी कमर से कस दिया गया। नेजा था मेरे पास और तलवार और कुछ ऐसी चीजें जो सफर में काम आ सकती थीं। गोया देखने में मैं अब कोई वैशी मालूम होता। जो सिमत मुझे बताई गई थी मैं उस सिमत चल पड़ा। मुश्किल घोड़ा सरपट दौड़ रहा था और मैं अपनी तकदीर पर हंस रहा था। मैं चलता रहा। रास्ते में रात हो गई। मैंने एक हिरन का बच्चा शिकार किया और उसे भून कर खा लिया और रात को सो रहा। ये माहौल मुझे बिल्कुल अजनबी नहीं लग रहा था। दूसरे दिन सुबह उठकर मैं फिर उसी रास्ते पर चल पड़ा, लेकिन ये दिन दोपहर तक अजनबी रहा। फिर जब सूरज ढला तो मुझे एक अनोखी खुशबू आने लगी, ना जाने कहां से आ रही थी। मैंने स्याह रंग के हिरनों का एक गौल देखा जो मुझे देखते ही भाग खड़ा हुआ, और ये खुशबू उन्हीं हिरनों से उठ रही थी। ये वो हिरन थे जो अपने वजूद में मुश्क रखते हैं। मैंने उनका ताक़ुब शुरू कर दिया और यही हिरन मुझे इन बागात में ले गए जो गहरे सब्ज थे और जिनके दरख्तों में फल लटक रहे थे। दरख्तों के दूसरी जानिब दरिया चमक रहा था। गोया यही मेरी मंजिल थी। स्याह हिरन और खुशबू गायब हो गई, लेकिन एक जानिब से मुझे घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ सुनाई दी और इसके जवाब में मेरे घोड़े ने भी कुछ कहा। मैं बगौर आवाज़ की सिमत देखने लगा। तब मैंने देखा कि एक दराज कामत स्यारो हसीना घोड़े की पुश्त पर सवार होकर मेरी तरफ दौड़ी। उसने उतरते हुए अपने शाने से कुमान निकालकर उसमें तीर जोड़ा। गोया इस तरह वो मुझे निशाना बनाए हुए थी। मैं खामोश खड़ा रहा और आन की आन में वो मेरे नज़दीक पहुंच गई। स्यारो थी, लेकिन कसा हुआ बदन और तीखे नकूश पर हसीन आंखें क्यामत खेज थी। अजनबी तू अनोखा है, लेकिन यहाँ किसी इंसान का गुजर ये मुमकिन नहीं। लड़की ने कहा, क्या तुम इंसान नहीं हो? मैंने लड़की को देखते हुए पूछा। नहीं, मैं रंजना हूं। खूब, और मैं इनकार बोना? मैंने जवाब दिया। यहाँ क्यों आए हो? चंद शरीर हिरन मुझे अपने पीछे लगाकर यहाँ ले आए। क्या वो स्याह हिरन जिनके बदन की खुशबू से फिजाएं महक जाती हैं? हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो क्या तुम उन्हें शिकार करना चाहते थे? हाँ, अनोखे लगे थे वो मुझे। अगर इनमें से एक भी जख्मी हो जाता तो तुम फना कर दिए जाते। क्यों? इसलिए कि मैं उन्हें प्यार करती हूँ। कैसी इंसान हो रंजना? इंसान को छोड़कर जानवरों से प्यार करती हो? मैंने कहा और वो चौंक कर मुझे देखने लगी। हाँ, इसलिए कि इंसान काबिल एतमाद नहीं होते। अनोखी मंतक है। मेरा ख्याल है तुम इंसानों के बारे में ज्यादा नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती। ऐसी क्या बात है आखिर? बताना पसंद नहीं करती? अच्छी बात है, मैं चलता हूँ, लेकिन तुम्हारे बारे में अच्छे ख्यालात जहन में लेकर नहीं जाऊंगा। मैंने कहा और घोड़े को वापसी के लिए मोड़ा, लेकिन दूसरे लम्हे वो घोड़े से कूदकर मेरे सामने आ गई। तुम इस तरह नहीं जा सकते। वाह भाई वाह, क्यों नहीं जा सकता? नहीं, मुझसे गुफ्तगू करना होगी। जबरदस्ती है तुम्हारी। हाँ, जबरदस्ती है। मैं तो नहीं मानता। तुम्हें मानना होगा। लेकिन क्यों? इसलिए कि मैं इस इलाके की मालिक हूँ। ताज्जुब की बात है। क्यों? भाई, मैंने तो नहीं सुना कि कोई लड़की इस तरह किसी इलाके की मालिक हो सकती है। मैंने कहा। ना सुना होगा तो अब सुन लो। अंजना, मैं भूखा हूं तो मैं क्या करूं? बड़ी खुदगर्ज मालूम होती हो। ठहरो, मेरा ख्याल है इस दरख्त पर लगे हुए फल बड़े लजीज होंगे। मैं इनसे कुछ फल तोड़ लूं। मैंने घोड़े को एक जानिब दौड़ाया, लेकिन वो लपक कर मेरे सामने आ गई। खबरदार, तुमने इन दरख्तों को हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा ना, ये फल मेरे हैं, ये बाग मेरा है, ये सब कुछ मेरा है। क्या इस नदी का पानी भी नहीं पी सकता? हरगिज नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो आगे बढ़कर बोली। ये भी तुम्हारी होगी? हाँ, ये भी मेरी है। तो फिर अंजना, यूं समझ लो कि जब ये सारी कायनात तुम्हारी है तो फिर मैं खुद को भी क्यों ना तुम में ही शामिल कर लूं। मैंने कहा और घोड़ा भगाकर उसके नजदीक पहुंच गया। वो मुतहय्यराना अंदाज में देख रही थी। ना जाने तुम कैसे इंसान हो। दूसरे लोग तो मुझसे इस तरह गुफ्तगू भी नहीं करते। वो मुझसे खौफजदा रहते हैं, मुझसे निगाहें झुकाए रहते हैं। वो मुझे अच्छे नहीं लगते। बस बुज़दिल से लोग, जरा भी उनमें बहादुरी का जज्बा नहीं होता। मेरे सामने तो ऐसे बिग्गी बिल्ली बन जाती हैं जैसे उनमें जान ही ना हो। लेकिन तुम इतनी बेबाकी से मुझसे गुफ्तगू कर रहे हो। क्या तुम नहीं जानते कि मैं खंजर से तुम्हारा सीना भी चीर सकती हूँ? क्या वाकई? मैंने मुस्कुराकर उसे देखा। हाँ, क्या तुम गलत समझते हो? हाँ, मैंने हाँ को जरा लंबा करके कहा।
अच्छा तो तुम गलत समझते हो, उसने गुर्राए हुए अंदाज में कहा और खंजर निकाल लिया। ठीक है, तो तुम मुझे इस गुस्ताखी की सजा दो, मैंने कहा और घोड़े से नीचे उतर गया। वो भी एकदम नीचे उतर आई। खंजर लेकर वो मेरी तरफ बढ़ी और मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन एक बारीक सी दर्द से मैं उसे देख रहा था। उसके अंदाज में एक हिचकिचाहट पैदा हो गई। उसने खंजर की नोक आहिस्ता से मेरे सीने में चुभोई। आंखें खोलो। हरगिज नहीं खोलूंगा। मौत से डरते हो? वो हंस पड़ी। हाँ, तुम भी बुज़दिल हो, जो भी समझ लो। चलो मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। क्यों? मुझे कत्ल नहीं करोगी? दिल नहीं चाहता। क्यों? इसलिए कि तुम दूसरे लोगों से मुख्तलिफ हो, तुम मुझे अच्छे लग रहे हो, उसने मासूमियत से कहा और फिर बोली, तोड़ लो, जितने फल दिल चाहे तोड़ लो। नहीं अंजना, अब मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा, उसने कहा और वो बेख्तियार मुस्कुरा पड़ी। अरे कोई मैं इतने छोटे दिल की मालिक थोड़ी हूं, अभी तो मना कर रही थी। मैं ये जाहिर करना चाहती थी कि मैं इस इलाके की हुक्मरां हूं, और ये भी चाहती थी कि तुम मेरी हुक्मरानी कबूल कर लो। मैंने ना सिर्फ इस इलाके पर बल्कि अपने दिल पर भी तुम्हारी हुक्मरानी कबूल कर ली है। तुम इतनी खूबसूरत हो अंजना कि बेख्तियार तुम्हारा गुलाम बनने को दिल चाहता है। तुम भी तो खूबसूरत हो, उसने कहा और फिर एकदम बोली, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए मीठे फलों का इंतजाम करती हूँ। वो एक तरफ दौड़ी चली गई। मैं गहरी सांस लेकर देखने लगा। फिर जब वो निगाहों से ओझल हो गई तो मैंने हालात पर गौर किया। मैं थोड़ी देर के बाद इसे कत्ल कर दूंगा, मैं यानी कासिम वजदान। लेकिन दूसरे लम्हे मैंने इन ख्यालात को जहन से निकाल दिया। बेकार बातें सोचने से क्या फायदा, जो होना है वो होकर रहेगा। अंजना वापस आई तो उसके पास बहुत से फल थे। ये फल हैं और ये शहद, इसके अलावा कुछ नहीं दे सकती। हाँ, जब एंजेला वापस आएगी तो उसके साथ बहुत कुछ होगा। एंजेला कौन है? मैंने पूछा। मेरी बहन। कहाँ गई है? लाया पार, हमारी बस्ती में। क्यों? जरूरी अशिया खत्म हो गई थी, तुम उसके साथ नहीं गई? मैंने सवाल किया। दोनों को एक साथ जाना बेहतर नहीं, उसने जवाब दिया। वो क्यों? बस एक लंबी कहानी है, तुम खा पी लो तो मैं बताऊंगी तुम्हें, अंजना ने कहा। आओ तुम मेरे साथ शरीक हो जाओ। नहीं। क्यों? मैं अभी खा पी कर आई थी, अंजना ने जवाब दिया और मैं उसके लाए हुए फल खाने लगा। वो अपनी मासूम आंखों से ये सब कुछ देख रही थी। मैंने फल खा लिए तो वो मुस्कुराती हुई बोली, आओ अब मेरी क्यामगाह में चलकर क्याम करो, और मैं उसके साथ चल पड़ा। अंजना की क्यामगाह दरख्तों के दरमियान घिरी हुई एक खूबसूरत झोंपड़ी थी, जिसमें जंगली माहौल के मुताबिक आराइशो आसाइश का बेहतरीन बंदोबस्त था। उसने मुझे बैठने के लिए कहा और मैं बैठ गया। हाँ, तो तुम क्या पूछ रहे थे? यही कि तुम दोनों एक साथ क्यों नहीं जा सकती? दरअसल हम सरदार विकामा की बेटियां हैं। बाप की मौत के बाद एक दूसरे सरदार ने सरदारी संभाल ली, क्योंकि हमारा कोई भाई नहीं था। लेकिन मेहरबान सरदार ने हमें हमारे म्यार के मुताबिक शायान शान रिहाइश दी और हम लोग यहीं रहते हैं। ये सारा इलाका उसने हमारे हवाले कर दिया। और फिर यूं बोलाना ने जो पेशन गोई की थी वो भी हमें खौफजदा करने के लिए काफ़ी है। देवी बोलाना? हाँ, वो कौन है? वो साल में सिर्फ एक बार जाहिर होती है और पेशन गोई करती है। उसने हमारे बारे में जो पेशन गोई की है वो हमें उस पर यकीन नहीं, मगर बड़ी अजीबोगरीब बात थी वो, अंजना ने कहा। पेशन गोई क्या है? ये कि हम दोनों किसी ऐसी मौत का शिकार होंगे जो हमारे तसव्वुर में भी नहीं होगी। क्या मतलब? मेरा जहन झुंझुना कर रह गया। हाँ, उसने यही कहा था, मगर तुम सोचो ना, कौन मरना चाहता है? हम भी तो जिंदा रहने के ख्वाहिशमंद हैं। हम इसलिए तो लोगों से अलग थलग यहाँ रह रही हैं कि कहीं सचमुच हमें कोई कत्ल ही ना कर डाले, अंजना ने कहा और मैं दिल महसूस कर रह गया। ये काम मुझे ही अंजाम देना था, और बदनसीब लड़कियां यहाँ आकर भी महफूज नहीं थीं। तो अंजना, तुम मौत के खौफ से यहाँ छुपी हुई हो? मौत से डर लगता ही है, उसने खौफजदा अंदाज में हंसते हुए कहा। तुम बेहद खूबसूरत और मासूम हो अंजना, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, मैंने कहा और वो अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगी। एंजेला जल्द आ जाए तो बेहतर है। खौफ महसूस कर रही हो? ये बात नहीं है, बस मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं तुमसे मुतासिर हो जाऊंगी तो मेरे हक में बेहतर नहीं होगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और फिर देर तक यूं ही उल्टी सीधी गुफ्तगू होती रही, यहाँ तक कि रात आ गई। एंजेला नहीं आई अभी तक? आ जाएगी, जल्दी क्या है? रात को मुझे खौफ महसूस होता है, मैं उसके पास सोने की आदी हूँ। आज तुम मेरे साथ सो जाना, डर नहीं लगेगा। तुम वापस तो नहीं जाओगे? जब तक एंजेला नहीं आएगी नहीं जाऊंगा, मैंने वादा किया और वो खुश हो गई। फिर वो मुझसे बातें करती रही, छोटी छोटी मासूम बातें। मेरा दिल उसके लिए कुड़ रहा था, लेकिन मैं इंसान ही कब था। रात को उसने फिर फलों से मेरी तवाज़ो की और फिर उसे नींद आने लगी। जब वो सो गई तो मैंने उसकी गर्दन में चाकू पेवस्त कर दिया। उसका बदन फड़कने लगा और मैं सुकरात की इसी कैफियत का शिकार हो गया। मेरे दिल से खून उबल रहा था। अंजना के जवान खून की बौछारें मेरे वजूद को रंग रही थी।
उसकी आंखों में तकलीफ से ज्यादा हैरत थी और फिर उसकी बेनूर आंखें खुली रह गईं। मैंने उस लड़की के खून से गुस्ल कर लिया, लेकिन मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं ऐसी कैफियत महसूस कर रहा था कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ये चाकू अपने सीने में पेवस्त कर लूं। तभी मुझे अकब में एक हाथ महसूस हुआ तो मैंने चौंक कर देखा। डीका, मनहूस डीका मेरे सामने खड़ा था। तुम्हें हिम्मत और सब्र से काम लेना होगा कासिम वजदान, तुम वादा कर चुके हो। हाँ, मैं वादा कर चुका हूं, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? इसलिए कि तुम मुतजलजल हो रहे हो। मैं ठीक हूं, तुम जाओ। मुझे तुम्हें कुछ हदायत देना है। बको, क्या कहते हो? मैंने गुस्सीले लहजे में कहा और डीका के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तुम जज्बाती हो रहे हो कासिम वजदान। सब्र से काम लो कासिम वजदान, सब्र से काम लो। इस लाश को पोशीदा कर दो, क्योंकि जो लड़की आने वाली है वो इससे कहीं ज्यादा खूंखार और जीरक है। तुम्हें उसका मुकाबला करना होगा। देखना यह है कि तुम अपना आखिरी फर्ज किस तरह अंजाम देते हो। मैं सब कुछ कर दूंगा, बस तुम यहां से चले जाओ। जाओ, दफा हो जाओ, मैंने घुर्राए हुए लहजे में कहा। मुझे मादाम फीजी ने भेजा है, इसलिए कि तुम्हें हदायत देना थी। कासिम वजदान, तुम्हें यह आखिरी काम निहायत खैर खूबी से पूरा करना है, डीका ने कहा और मैंने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। मैंने खूंखार निगाहों से डीका को देखा और चौंक पड़ा। बदबख्त डीका अपना काम पूरा करके यहां से जा चुका था। उसने मुझे तन्हा छोड़ दिया, अपने एहसासात की दुनिया में तन्हा भटकने के लिए, अपनी उन आरजुओं का मातम करने के लिए जो इस दुनिया ने मुझे दी थी। डीका को मौजूद ना पाकर मैंने गहरी सांस ली और इधर उधर देखा। वो कमबख्त अपनी शैतानी कुव्वतों समेत जा चुका था। मेरी निगाहें उस मजलूम पर पड़ी जो अब सर्द हो चुकी थी। तब मैं दुख से उठा और आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब पहुंच गया। अंजना की खुली आंखों में खून था, उन स्याह आंखों में जो चंद लम्हात पहले बेपनाह पुरकशिश थी। मेरे दिल में वहशत भर आई, लेकिन फिर मुझे अपना कौल याद आया। मैंने तो फैसला कर लिया था कि अब खुद को इंसान समझना ही छोड़ दूंगा। ये सारी बातें बेमकसद और बेकार हैं। मैं अपनी जात के लिए कुछ नहीं कर सकता। मैंने बमुश्किल तमाम खुद को संभाला। अंजना का कत्ल तो हो चुका था, अभी तो एक और बदनसीब बाकी थी जिसे मेरे हाथों मौत का जाम पीना था। क्या करूं? क्या मैं खुदकुशी कर लूं? ये चाकू अपने सीने में पेवस्त कर लूं? क्या ये मुमकिन हो सकता है? लेकिन मैं इकरार करता हूं कि इन सारे एहसासात के बावजूद मैं एक बुज़दिल इंसान था। मैं ये काम नहीं कर सकता था। मैं उठा और डीका की हदायत के मुताबिक मैंने एक ऐसी जगह तलाश की जहां अंजना को दफन किया जा सके। अंजना की लाश को गड्ढे में डालकर मैंने एक पत्थर से ढक दिया और फिर सारे निशानात भी मिटा दिए। खून के वो धब्बे जो अंजना की गर्दन से बहे हुए खून के जम जाने से बन गए। सब कुछ मालूम करने के बाद मैं एंजेला का इंतजार करने लगा। एंजेला अभी तक नहीं आई थी, हालांकि खुद उसकी बहन उसकी मुंतजिर थी। वो रात भी इसी तरह गुजार दी। दूसरी सुबह सूरज निकला और फिर बादलों की ओट में चला गया। मेरे ज़हन में एक और ख्याल आया। डीका ने जो कुछ कहा था उसका मकसद ये तो नहीं था कि एंजेला खुद ही मेरे पास आ जाएगी। मुझे उसकी तलाश में दरिया के पार जाना है। मैंने दरिया की जानिब देखा। चमकदार पानी बहुत ही सुस्त रफ्तारी से बह रहा था। बड़ा ठंडा ठंडा माहौल था। मैं थके हुए इंसान की तरह उठा और घोड़े पर सवार हो गया। घोड़े को दरिया में डाला। दरिया बिल्कुल गहरा नहीं था। जब दरमियान में पहुंचा तो पानी घोड़े के पेट तक आ गया, लेकिन इसके बाद यूं ही घोड़े ने चंद कदम बढ़ाए, पानी एकदम नीचे उतरने लगा और चंद ही साथ के बाद मैं दरिया की दूसरी सिमत पहुंच चुका था। दूसरे किनारे से मैं दरिया की सिमत का अंदाजा भी कर चुका था। हस्बे मामूल सरसब्जो शादाब जंगल था, लेकिन हसीन दरख्त खड़े हुए थे और उनके नीचे सब्जा ही सब्जा। देखने में ये इलाका बेहद हसीन था, लेकिन अब ऐसे इलाकों का हुस्न मुझे मुतासिर नहीं कर सकता था। मैं आगे बढ़ता रहा और काफ़ी दूर निकल आया। मैं एंजेला को तलाश कर रहा था। मैं उसके खून का प्यासा था जो एक भेड़िए के मानिंद एक इंसान को फाड़ खाना चाहता हो। घोड़े की रफ्तार किसी कदर तेज हो गई। दरख्तों के झुंड मेरे सामने फैले हुए थे। बाज झुंड तो ऐसे थे जिनके दरमियान से गुजरना नामुमकिन था। ऐसी एक झुंड के पास से गुजरते हुए मैं ठिठक गया। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं था तो दरख्तों के दरमियान नजर आने वाला ये पाँव इंसानी पाँव ही था, पिंडली तक बाहर निकला हुआ। गोया कोई इंसान यहाँ मौजूद है। मैंने सोचा और घोड़ा रोक लिया। मेरी निगाहें कुर्बा जवार में चारों तरफ का जायजा ले रही थी और मैं आहिस्ता आहिस्ता इस झुंड के नजदीक पहुंच गया। दरख्तों के दरमियान से नजर आने वाला पाँव एक लड़की का पाँव था। उसकी नज़ाकत से साफ अंदाजा होता था। वो एक चमकदार खाल वाला पाँव था जिससे उसकी सेहतमंदी का अंदाजा होता। बिल आखिर मैं उसके नजदीक पहुंच गया और मैंने एक अजीबोगरीब मंजर देखा।
एक लड़की दरख्तों के दरमियान पड़ी हुई थी। उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून बह रहा था। ये निशानात शायद किसी जानवर के पंजों के थे। मैंने उसकी सूरत देखी और चौंक पड़ा। लड़की की सूरत अंजना से बेहद मिलती जुलती थी। गोया ये अंजना की तरह खूबसूरत भी नहीं थी और अंजना की बनिस्बत दुबली पतली भी थी, लेकिन इंतहाई पतली कमर और उस पर चौड़ा सीना जो खास तौर से उसके बदन पर नुमाया था। उसके खूबसूरत बाल बिखरे हुए थे और आंखें बंद थीं। मैं दहशतज़दा होकर उस पर झुक गया। उसका सांस चल रहा था। मैंने इधर उधर देखा। कुछ ऐसी चीजें भी मुझे नजर आईं जो खाने पीने के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी। ये एंजेला ही है, लेकिन ये इस हादसे का शिकार कैसे हुई? थोड़े ही फासले पर मैंने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। ये एक स्याह रंग का एक चीता था जिसकी गर्दन आधी कट चुकी थी और नरखरा साफ नजर आ रहा था। चीता भी मर चुका था। वाकया किसी हद तक मेरी समझ में आ गया। यकीनन एंजेला का मुकाबला इस खौफनाक चीते से हो गया, लेकिन एंजेला ने इस चीते को कत्ल कर दिया। ये कोई मामूली बात नहीं थी। कोई लड़की ऐसे खौफनाक और खूंखार चीते को कत्ल कर दे तो वो मामूली हैसियत की हामिल नहीं हो सकती। मैंने एंजेला को बाजू में उठाया और उसे दरख्तों के झुंड से निकाल लाया। बहुत सी लकड़ियां उसके बदन में चुभी होंगी, जिनके निशानात उसकी कमर और बदन के दूसरे हिस्से पर पड़े हुए थे। एंजेला को मैंने एक साफ और मस्ता जगह पर लिटा दिया। कुर्बो जवार में पानी नहीं था। अगर मैं दरिया पर जाकर पानी लाने की कोशिश करता तो इसमें काफ़ी देर लग जाती। चुनाचे मैं उसे होश में लाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह होश में ना आ सकी। तब मजबूरन मुझे घोड़े पर बैठकर वापस जाना पड़ा और मैं दरिया से एक कपड़ा भिगोकर वापस आया। वापस आने के बाद मैंने एंजेला का मुंह खोला और उसमें पानी के चंद कतरे टपकाए। फिर उस कपड़े से मैं उसके जख्मों को साफ करने लगा। थोड़ी ही देर में एंजेला होश में आती नजर आई। उसके बदन में हल्की सी तहरीक हुई। फिर उसने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। चंद साथ यूं महसूस होता रहा जैसे उसकी आंखों में बहना ही ना हो। वो खला में घूरती रही और फिर जैसे आहिस्ता आहिस्ता उसके हवास वापस आने लगे। फिर वो तेजी से उठकर बैठ गई कि मैं हैरान रह गया, लेकिन तकलीफ की शिद्दत ने उसे निढाल कर दिया। उसके मुंह से हल्की हल्की कराहें निकल गईं और वो बेबसी से होंठों पर जुबान फेरने लगी और इधर उधर देखती रही। तब उसकी निगाह मुझ पर पड़ी। वो मुझे घूरती रही। फिर उसकी आंखों में हैरत की नकूश पैदा हो गई। तुम कौन हो? उसने अफ्रीकी जुबान में पूछा और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने मुस्कुराते हुए उससे पुरसुकून रहने का इशारा किया। वो एक कदम मजीद पीछे हट गई। मैंने पूछा है तुम कौन हो? क्या तुम मेरी जुबान से वाकिफ नहीं हो? उसने सवाल किया। मैं तुम्हारी जुबान से वाकिफ हूं। तो फिर बताओ तुम कौन हो? तुम अफ्रीकी तो मालूम नहीं होते। तुम्हारी ये चमकदार रंगत, तुम्हारा ये हुलिया यह एहसास दिलाता है कि तुम हम में से नहीं। लड़की ने बदस्तूर तेज लहजे में पूछा। हाँ, मैं तुम में से नहीं। क्या तुम इस खित्ते में अजनबी हो? हाँ। तो फिर जंगलों के इस खित्ते में क्यों आए हो? बस चला आया। लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इन इलाकों में आना मना है, लड़की ने तेज लहजे में कहा। क्यों? धौंस है तुम्हारी? मैंने तमस्कराना अंदाज में कहा। हाँ, हम किसी अजनबी को पसंद नहीं करते। वाह, तुम्हारे पसंद करने या ना करने से क्या होता है? जाहिर है जिस तरह सारी दुनिया में लोग सैर के तौर पर जाते हैं, इसी तरह दुनिया के एक खित्ते में तुम्हारा सहराए आजम भी है। वो तो है, लेकिन हम नहीं चाहते कि यहाँ अजनबी आए। ना हम अजनबियों के मुल्क जाना पसंद करते हैं। बड़ी अजीब लड़की हो तुम। क्यों, इसमें अजीब की क्या बात है? भाई, ना तुमने अपने बारे में कुछ बताया, ना मेरे बारे में कुछ पूछा, मैंने निढाल लहजे में कहा। वही सारी बातें एंजेला दोहरा रही थी जो अंजना कह चुकी थी और मुझे भी वही जवाब देना पड़ रहे थे। ये चीज़ मेरे लिए सख्त अजियत का बायस बनी जा रही थी। मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हारी ये बातें मेरी समझ में नहीं आती और मैं तुमसे कोई ताउन हासिल करना नहीं चाहती। मुझे तुम सिर्फ इस बात का जवाब दो कि तुम इस इलाके में क्यों दाखिल हुए। भटकता हुआ यहाँ निकला, लेकिन क्या तुम्हें इस बात का इल्म नहीं कि यहाँ सिर्फ मौत है? हाँ, मुझे इल्म है। तो क्या मरना चाहते हो? हाँ, मरना चाहता हूँ। अजीब आदमी हो, पागल मालूम होते हो। हाँ, पागल ही हूँ। बस तो फिर तैयार हो जाओ, तुम्हारी मौत की ख्वाहिश मैं अभी पूरी किए देती हूँ, एंजेला ने कहा और इधर उधर अपना खंजर तलाश करने लगी। लेकिन उस वक्त खंजर उसके पास नहीं था। मैंने खंजर चीते के पास पड़ा हुआ देखा। तब मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैसी मदद? वह बिफरे हुए लहजे में बोली। तुम्हें खंजर की तलाश है ना? हाँ, उसने चौंक कर जवाब दिया। वो स्याह जानवर के नजदीक पड़ा हुआ है जिसे शायद तुमने ही ज़िबा कर दिया। ओह, लड़की को फिर अपने जख्मों का एहसास हो गया। मेरे जख्मों में बड़ी तकलीफ हो रही है, मुझे एहसास है। मैंने कहा, तुम्हें क्या एहसास है? बस है, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? उसने सख्त और गुस्सीले लहजे में कहा। क्या? तुम यहां से फौरन चले जाओ, वरना। वो शिद्दत गैज से अपने दांत पीसने लगी। वरना क्या?
मैंने बदस्तूर पुरसुकून लहजे में पूछा। मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी। लड़की, तुम मुझे जरूर कत्ल कर देना, लेकिन कत्ल करने से पहले मुझे इतना मौका तो दो कि मैं तुम्हारे इन जख्मों को देख लूं। तुम क्या देखोगे इन जख्मों को? मेरा ख्याल है जंगल की हरी घास इनके लिए मरहम साबित हो सकती है। तो तुम यहीं की बाशिंदा हो, तुम तो जानती होगी कि कौन सी घास तुम्हारे इन जख्मों के लिए बेहतर होगी। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद लेना नहीं चाहती। क्यों? इसलिए कि हम अजनबियों से नफरत करती हैं। मैं तुम्हारी ज़रूरत के काम आना चाहता हूँ। लड़की हकारत से बोली। तुम मेरे क्या काम आओगे? तुम्हें तो ये करना चाहिए कि जान बचाओ और यहाँ से भाग जाओ। भाग जाऊं? मैंने लहजे को तीखा करके पूछा। हाँ, बेहतर यही है। वाह, बड़ी बहादुर हो। सुनो, मैं मर्द हूँ, औरत नहीं हूँ। मैं तुम्हारी इस बकबक से न डरता हूँ और ना ही तुम्हारे रोब में आने वालों में से हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और वह ज़रूर करूँगा। मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि मेरी निगाहों से दूर हो जाओ। क्यों मेरे गुस्से को आवाज़ दे रहे हो? अफसोस, मैं ये बात नहीं मान सकता। वो उस तरफ बढ़ गई जहाँ चीता पड़ा हुआ था। चीते को देखकर वो एक लम्हे के लिए ठिठकी, फिर उसने खंजर उठा लिया और चीते के मुर्दा जिस्म से खंजर को साफ करके मेरे सामने आ गई। बड़ी वहशत थी उसके अंदाज में। वो खंजर लेकर मेरे सामने आई और मेरी आंखों में देखने लगी। फिर बेख्तियार मैंने उसको मुस्कुराते देखा। वो मेरे करीब आई और अपनी हंसी होंठों में दबाकर बोली। तुम्हें डर महसूस नहीं हो रहा? उसने कहा। नहीं। क्यों? उसका मूड फिर बिगड़ गया। इसलिए कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि मैं मरना चाहता हूं। मैंने कहा। मेरे ही हाथों मरना चाहते हो? हाँ, तुम्हारे ही हाथों। वो क्यों? चांद साथ वो उलझे हुए अंदाज में मुझे देखती रही। फिर मेरा कोई जवाब ना पाकर बोली। जहन्नुम में जाओ, मुझे क्या? अरे अरे, तुम्हारा इरादा क्यों बदल गया? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। बस मैं ये सब पसंद नहीं करती। क्या तुम्हारा नाम एंजेला है? मैंने सवाल किया और एक बार फिर वो उछल पड़ी। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? बस मालूम हो गया। तुम दरिया पार करके कैसे आए? क्या उस तरफ तुम्हें? हाँ, एक और लड़की मिली थी मुझे उस तरफ। मैंने कहा। मेरी बहन अंजना? वो बेख्तियार बोली। हाँ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। फिर उसने तुम्हें इस तरफ कैसे आने दिया? एंजेला ने मशकूक अंदाज में पूछा। बस उसने मुझसे कहा कि वह एंजेला की तलाश में बस्ती जा रही है। अगर रास्ते में मुझे एंजेला मिले तो मैं उसे बता दूं कि वो बस्ती में उसे तलाश करके वापस आ जाएगी। उस वक्त तक वो वहीं इंतजार करे। दरिया के उस तरफ? उसने बेख्तियार पूछा। हाँ, दरिया के इस तरफ, मैंने जवाब दिया। मगर वो कौन से रास्ते से बस्ती गई है? मुझे नहीं मालूम। उसने दरिया मेरे साथ ही पार किया था। अजीब है वो भी। मैं कोई बच्ची थोड़ी हूं जो रास्ता भटक जाती। ख्वामखा परेशान होगी, बस्ती में जाएगी और इतना तवील रास्ता तय करके वापस आएगी। हाँ, मुझे ताज्जुब है। क्यों ताज्जुब क्यों? यही कि तुमने इतनी नाजुक होते हुए भी उस खूंखार जानवर को कत्ल कर दिया। इस धोखे में मत रहना, मैं नाजुक नहीं हूं। नाजुक तो हो एंजेला, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल फजूल बकवास। मैं तुम्हारी इन अल्फाज से मुतासिर नहीं होंगी। खूबसूरत भी हो, मैंने कहा। देखो देखो, जुबान संभाल कर बात करो। जुबान संभाल कर ही तो कह रहा हूं, वरना कुछ और कहता। मैं कुछ ज्यादा ही शौक हो गया। अरे अरे, तुम बराबर मुझ पर हमले कर रहे हो। अरे मैं कहती हूँ बाज आ जाओ। मैं कुछ नहीं हूँ, और जो कुछ हूँ सिर्फ अपने लिए हूँ, अपनी जात के लिए हूँ। तुम लोग बड़े कमीने होते हो। तुम बेवकूफ़ बनाते हो और उसके बाद मौत के पंजों में धकेल देते हो। एंजेला नफरत से बोली। क्या मतलब? कोई मतलब नहीं बताऊंगी। अच्छा, मुझे इतनी इजाज़त तो दो कि मैं तुम्हारे इन जख्मों पर मरहम रख सकूं। कैसा मरहम? ये घास की पत्तियां, मुझे अंदाज़ा है कि ये सब जख्मों के लिए बेहतरीन मरहम साबित होती हैं। मैं खुद अपना इलाज कर लूंगी, उसने कहा और मैं बेचारगी से वहीं बैठ गया। वो थोड़ी देर तक मुझे घूरती रही, फिर अपना खंजर उठाकर एक तरफ बढ़ गई। मैं उसे देखता रहा, जानता था कि वो ज़रूर वापस आएगी। मैं उसकी वापसी का इंतज़ार करता रहा, लेकिन इस बार वो आई तो उसका मूड बदला हुआ था। उसके हाथों में सुरख सुरख फल थे और वह मुस्कुराती हुई मेरे पास आई। मैं अब ठीक हूँ, उसने कहा। मुझे महसूस हो रहा है, मैंने जवाब दिया। कैसे? वो शरारत से बोली। मुझे तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगा हुआ दिखाई दे रहा है, मैंने कहा और उसके जख्मों को देखने लगा। उसने किसी बूटी का रस मल लिया था। तुम्हारे जख्म कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। तुम्हें पता है, तश्की इन जख्मों के लिए बेहतरीन दवा है, उसने कहा। तुम बहुत अजीबोगरीब लड़की हो एंजेला। मैं तुम्हारे लिए गमज़दा हूं कि तुम दोनों को बस्ती छोड़कर यहाँ वीरानों में रहना पड़ रहा है, मगर हमें इस बात पर कोई अफसोस नहीं। ताज्जुब है। वो क्यों? इस बात पर एंजेला कि तुम यहाँ खुश हो। हम देवताओं की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं। हाँ, देवताओं की मर्जी के खिलाफ कौन कुछ कर सकता है, मैंने तंजिया अंदाज में कहा, लेकिन वो मेरे तंज को समझ ना सकी।
ये सब कहने के बाद मेरी आंखें काफ़ी बोझल हो गई थी और दिल चाह रहा था कि थोड़ी देर आंखें बंद रखूं। चुनाचे मैंने ऐसा ही किया और ना जाने कहां से बंद आंखों में नींद रींग आई। मैं सो गया। एंजेला ने मुझे उठाने की कोशिश नहीं की, मैं खुद ही जागा। जब मैं जागा तो सूरज डूब चुका था, काफ़ी देर हो चुकी थी। चारों तरफ तारीकी फैल रही थी, परिंदे वापस लौट रहे थे। मैंने आंखें खोलकर देखा, उधर देखा, एंजेला मेरे पास मौजूद नहीं थी। मैं चौंक कर उठ खड़ा हुआ। ये तो मुनासिब नहीं हुआ। मैंने सोचा अगर वो चली गई है तो। दूसरे ही लम्हे मुझे ख्याल आया कि उसने तो मुझसे ये कहा था कि वो यहीं अपनी बहन का इंतजार करेगी। मैंने जोर जोर से आवाज़ें दी और थोड़ी देर के बाद दूर से एंजेला आती हुई नजर आई। वो हाथों में कोई चीज़ पकड़े हुए थी। जब वो मेरे नज़दीक आई तो मैंने देखा वो 2 खरगोश शिकार करके लाई थी। मेरे नज़दीक पहुंचकर वो मुस्कुराई। तुम ऐसी गहरी नींद सो गए थे जैसे बरसों से नशे में हो। तुम कहाँ चली गई थी अंजला? तुम्हारे लिए खुराक का बंदोबस्त करने। तुमने इतनी तकलीफ क्यों की? बस कर ली। अब मेहमान बना लिया है तो ये सब कुछ तो करना ही होगा। मैं तुम्हें अच्छा गोश्त पेश करूंगी, उसने कहा और फिर चकमाक के जरिए आग जलाने लगी। इस तरह आग जलाने में ये लोग माहिर होते हैं। और फिर खरगोश भूनने के लिए रख दिए। इश्तहा अंगेज खुशबू चारों तरफ फैलती रही। धुएं के छोटे छोटे मरगोले फिजा में बुलंद होते रहे। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। हल्की हल्की आंच उसके चेहरे पर अजीब से जाविये बना रही थी और मैं सोच रहा था बस ये ज्यादा देर की मेहमान नहीं। गोश्त वाकई बेहद लजीज था, या फिर लजीज महसूस हुआ। मैंने पेट भर के उसे खाया और खाने के बाद एंजेला ने मुस्कुराकर मेरी जानिब देखा। आओ थोड़ी सी चहलकदमी करते हैं, उसने कहा और मैं उसके साथ आगे बढ़ गया। खूबसूरत सब्जाजारों पर वो हिरनियों की तरह चौकड़ियां भर रही थी। मैं उसका साथ देता रहा। बहुत देर तक हम लोग भागते दौड़ते रहे और इसके बाद थक गए। जाहिर है कोई मखसूस ठिकाना नहीं था। जहां थक गए वहीं बसेरा कर लिया। ये एक छोटी सी झील थी जिसके किनारे दरख्त उगे हुए थे और बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहे थे। गोया ये मंजर रात की तारीकी में ढक गया था, लेकिन अब सितारों की छांव में दरख्तों के साए नुमाया हो रहे थे। सितारों का अक्स कहीं कहीं झील पर भी टिमटिमा रहा था। चांद अभी नहीं निकला था। एंजेला ने यहीं सोने की ठानी। फिर वो कहने लगी, मुझे यकीन है कि अंजना कल सुबह तक वापस पहुंच जाएगी। चुनाचे हमारा यहाँ रहना नामुनासिब नहीं है। क्या तुम्हें ये जगह पसंद है? हाँ, क्यों नहीं। बस तो तुम मुझसे थोड़े फासले पर लेट जाओ और सोने की कोशिश करो। मुझे अब नींद आ रही है, उसने कहा और मैंने गर्दन हिला दी और अजीब सी निगाहों से उसे देखता हुआ दरख्त के नजदीक पहुंच गया। दरख्त के तने के करीब एक उभरी हुई जड़ पर सर टिकाकर मैं लेट गया। मेरी निगाहें आसमान की जानिब उठी हुई थीं और मुझसे थोड़े फासले पर एंजेला करवटें बदल रही थी। मेरे सीने में एक अजीब सा जज्बा जागा। मैं उन लोगों से वादा कर चुका था कि उनके इस मिशन को पूरा करूंगा। अब मैं नहीं हूं, मेरी जात मुर्दा हो चुकी है। मेरे अंदर का दरिंदा बेदार हो चुका था। मैंने उसे देखा और मेरी आंखों में दरिंदगी उभर आई। मेरे अंदर एक अजीब सी कैफियत, एक अजीब सा जज्बा बेदार हो गया और मैंने चाकू निकाल लिया। फिर एंजेला बेचारी सोच भी नहीं सकती थी कि यह सब कुछ हो जाएगा। चाकू की तेज धार उसकी गर्दन पर इस तरह चल गई जैसे तार से साबुन काट दिया जाता है। वो तड़पी, उछली और उसका खून चांद की जानिब लपकने लगा। वो तड़प रही थी और मैं अपना चाकू हाथ में लिए उससे टपकते हुए खून के कतरात को देख रहा था। मेरी निगाह एंजेला के बदन पर थी जो बहुत जोर जोर से उछल रहा था। कई कई फुट बुलंद हो जाता और फिर धप से नीचे गिर जाता। इस हसीन और नौजवान लड़की की दुर्गत मेरे हाथों से बनी। मैं इसका कातिल था। अगर मुहज्जब दुनिया में होता तो ना जाने मुझे कितनी अजियतनाक सजाओं से दो चार होना पड़ता। लेकिन इस वहशत खेज माहौल में यह काम एक मुतबर्रिक काम था, एक मुकद्दस काम। मैंने चाकू से टपकते हुए खून के कतरात देखे और फिर चाकू को एंजेला ही के बदन से साफ कर दिया। मैंने उसे बंद करके जेब में रख लिया, गोया यह आखिरी कत्ल था। इसके बाद कम अज कम मुझे किसी इंसान का खून नहीं बहाना पड़ेगा। लेकिन ये खून मेरे जहन में वहशत पैदा कर रहा था। चारों तरफ ऊक आलम था, चांदनी फैली हुई थी और इस चांदनी में एक बदन मेरे सामने जिंदगी से बेनियाज हो चुका था। मेरे दिल की जो कैफियत होगी उसका अंदाजा अहले दिल ही लगा सकती हैं। मैं वहां से हट गया। अगर मैं एंजेला की लाश देखता रहता तो शायद मेरे ऊपर दीवानगी का दौरा पड़ जाता। मैं वहां से आगे बढ़ गया, इतनी दूर जाने के लिए कि फिर मुझे एंजेला का तस्वुर भी ना आए। इन दोनों बहनों को कत्ल करके मुझे दिली अजियत हुई। यूं तो जो कुछ मैंने किया था वो सब गंदगी से भरपूर था, लेकिन इन दोनों के कत्ल ने मुझे खास तौर से मुतासिर किया। मैं दीवानों की तरह आगे बढ़ता रहा।
वक्त, मौसम और सफ़र की सहूलतों से बेनियाज मेरे जहन में शरारे दौड़ रहे थे। ना जाने कैसी कैफियत हो रही थी। बहुत ही अजीबोगरीब हालात का शिकार था और ना जाने मैं कितनी दूर निकल आया। तब मैंने एक छोटी सी बस्ती देखी जो मुझसे बाएं सिमत काफ़ी फासले पर थी। यकीनन ये अंजना और एंजला की बस्ती थी। यहाँ के लोगों ने इन दोनों की जानें बचाने के लिए आबादियों से दूर भेज दिया, लेकिन तकदीर उनके लिए जो फैसला कर चुकी थी उसे कौन टाल सकता था। मैंने बस्ती को नज़रअंदाज कर दिया। चलता रहा वहशत खेज रास्तों पर, यहाँ तक कि सुबह हो गई। मेरे पांव शदीद मुशक्कत से सूज गए, लेकिन मैं चलता रहा। मैं अपने आप को भी अजियत देना चाहता था, वो अजियत जो मैं दूसरों को दे रहा था। कम अज़ कम इसका कुछ हिस्सा मेरी तकदीर में भी होना चाहिए। इसलिए मैं चलता रहा, भूखा प्यासा। मेरे होंठ फट गए, जुबान खुश्क होकर सूज गई, पाँव में जख्म पड़ गए और फिर मैं गिर पड़ा। वो लोग शायद अपना मिशन भूल गए थे। अब मैं उन्हें याद नहीं रहा। मैं बेहोश हो गया। फिर शायद वो कोई तकलीफ, कोई अजियत ही थी जिसने मुझे मेरे हवास वापस कर दिए। मेरी धुंधलाई हुई आंखों ने घोड़े के पाँव देखे। ये पाँव मुझसे सिर्फ चंद गज दूर थे। घोड़ा पैंतरे बदल रहा था। शाई की आवाज़ के साथ कोई चीज़ दोबारा मेरे बदन पर पड़ी, एक जलती हुई लकीर, और बस। मुझ में इतनी सक्कत भी नहीं थी कि चीख सकता, करा सकता। समाना के अजनबी, होश में आ, वरना तेरे बदन से खाल का ये लिबादा हमेशा के लिए उतर जाएगा। एक पाटदार आवाज़ उभरी। मैंने कोशिश की कि गर्दन उठाकर घोड़े की पुश्त पर देखूं, लेकिन एजाज साथ न दे सके और इस हुक्म दूली पर फिर एक कोड़ा मेरे बदन पर पड़ा। कैसी अजियत थी, कैसी तकलीफ थी। ये बदबख्त रूह मेरे बदन से निकल क्यों नहीं जाती? मैं इतना सख्त जान क्यों हूँ? अजनबी, तुम खड़े क्यों नहीं हो जाते? इस बार दूसरी आवाज़ उभरी और इस नई आवाज़ में हमदर्दी थी। जीना, इसे कहो खड़ा होकर हमें तकरीम दे, वरना हमारा गुस्सा अरूज पर पहुंच जाएगा। इसके पांव जख्मी हैं, एड़ियां फटी हुई हैं, शायद ये खड़ा नहीं हो सकता। हमारे जलाल से मुर्दे भी कब्रों से निकलकर खड़े हो जाते हैं। यह अजनबी क्या हैसियत रखता है? क्या मैं इसे सहारा दूं? हमदर्दाना आवाज़ ने पूछा। और उसी वक्त शड़ाक की आवाज़ उभरी और इसके साथ ही एक नुस्वानी चीख भी। कब्बू, कड़कदार आवाज़ ने फिर पुकारा। अजीम आशू। यह आवाज़ मर्दाना थी। इसे घोड़े की पुश्त से बांध दो और खींचते हुए ले चलो, हुक्म मिला। और इसके बाद अजियतों का एक नया दौर। मेरे दोनों पैरों में रस्सियां बांधी गईं और ये रस्सियां घोड़े की पुश्त से बांधी गईं। और इसके बाद संगलाख ज़मीन थी और मेरा नातवा बदन। तकलीफ का एहसास बहुत थोड़ी देर रहा। उसके बाद शायद किसी नोकीले पत्थर ने मदद की और हवास छीन लिए।